हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 2 एग्जाम के बारे में, जो कि पता नहीं कि एग्जैक्टली कब होगा, लेकिन होगा ये तो तय है। और यहाँ मैं कोई स्ट्रेटजी आपको बताने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बना ली होगी और काफी लोग काफी फ्लो में तैयारी कर भी रहे होंगे। यहाँ मैं कुछ बातें करने के लिए आया हूँ, कुछ चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए आया हूँ जो कि मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है और उन पे आपका फोकस होना चाहिए। तो उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं यहाँ पे आज आपके सामने आया हूँ। पर्टिकुलरली अगर मैथ्स की प्रिपरेशन की बात करूं दोस्तों, तो अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज या डाउटफुल हैं ना अपने प्रिपरेशन को लेके, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपनी तैयारी जो है वो मॉक टेस्ट के बेसिस पर कीजिए, मॉक टेस्ट पे बेस्ड कीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है ना जिसमें आपका सब कुछ कवर होता है। मॉक टेस्ट में आपका रिवीजन होता है, मॉक टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस होती है, मॉक टेस्ट में आप अपनी स्पीड बढ़ा घटा रहे हो कि नहीं सही से वो आप जज कर सकते हो, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर भी रहा है कि नहीं वो आप जज कर सकते हो। सब कुछ कवर हो जाता है मॉक टेस्ट में। जब टॉपर से पूछा गया कि कोई एक चीज जिसके बिना आप अपनी प्रिपरेशन इमेजिन नहीं कर सकते थे, तो मैक्सिमम टॉपर्स ने मॉक टेस्ट का नाम लिया। और अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो मैथ्स हो या इंग्लिश, टीयर 1 हो या टीयर 2, एसएससी सीजीएल हो या आरआरबी एनटीपीसी या कोई और एग्जाम, टेस्टबुक.com पे आपको हर एग्जाम के लिए बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिलते हैं। तो अगर आप मॉक अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टेस्टबुक.com जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्टबुक की एक खासियत और हो जाती है कि क्योंकि ये बहुत अच्छा वेबसाइट है और मैक्सिमम लोग यहाँ पे आते हैं, तो किसी टेस्ट को जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, लाखों लोग। तो वहां पे आप अपने परफॉर्मेंस को एक्चुअल में एनालाइज कर पाएंगे कि आप उतने लाखों लोग के बीच कहां स्टैंड करते हैं। किसी ऐसे वेबसाइट पे जहां पे बहुत कम बच्चों ने मॉक दिया है, वहां पे आपकी रैंक अगर 5th 6th 10th तक के भी अंदर है, फिर भी आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि आप सही में बहुत अच्छे हो। लेकिन टेक्स्ट बुक पे इस चीज का एक्चुअल एनालिसिस होता है। तो एक कोड है WWE, इस कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और अभी एक सेल भी चल रही है जिसके तहत आपको 6 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगा। मैंने टेक्स्ट बुक की टीम से बात की कि भैया अभी आप 6 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रहे हो, लेकिन मेरे टाइम में तो नहीं दिया करते थे, ये तो गलत बात हो गई। तो थोड़ा सा वो शर्मिंदा हो गए। चलिए कोई नहीं, मुझे फायदा नहीं मिल पाया तो एटलीस्ट आपको मिल रहा है, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। अब दोस्तों लोग यहाँ पूछते रहते हैं कि टीयर 2 के लिए कितने मार्क्स लगाया जाए, कहां से लगाया जाए। तो सिंपल सी बात है कि कितने मार्क्स लगा जाए ये डिपेंड करता है कि आपके पास वक्त कितना है आपके एग्जाम के होने में। 15 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना है, 2 महीना है, कितना है। तो अभी हम लोग 2 महीना मान के चल सकते हैं, 60 दिन। उसके हिसाब से मिनिमम कम से कम 25 से 30 मार्क्स आप लगाने की कोशिश कीजिए। ज्यादा अगर आपको टाइम मिलता है उसके बाद तो और उसको आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा सवाल कि मॉक टेस्ट कहां से अटेम्प्ट करें। तो किसी एक वेबसाइट को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहां पे शायद आपको कंप्लीट में नहीं मिलेगा, क्योंकि फुल लेंथ मॉक्स वहां पे 15, 20 या 25 होते हैं मैक्सिमम। तो इसलिए आपको मल्टीपल वेबसाइट्स रेफर करना होगा ताकि आपका जो कोटा है वो फुलफिल हो जाए। तो इस तरीके से मिनिमम 2-3 वेबसाइट्स को तो आपको जरूर रेफर करना पड़ेगा अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो प्रिपरेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले और प्रिपरेशन के दौरान भी हमारे मन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत जरूरी है। हालांकि जो बेसिक माइंडसेट होता है वो तो सबको पता होता है कि मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, स्कोर्स पे ध्यान नहीं देना है, अपार्ट फ्रॉम दैट चीजें पढ़नी है, चीजों को रिवाइज करना है, करते रहना है। इस टाइप का बेसिक माइंडसेट पता है सबको। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या है, उस पे हम लोग कई बार ना फर्म नहीं रह पाते, जिसकी वजह से हम लोग कई बार डायरेक्शन लेस होकर पढ़ाई करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होनी चाहिए, 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपके दिमाग में काफी क्लियर होना काफी जरूरी है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। हो सकता है अभी आप इस लेवल पे हो तो आपको इस लेवल तक पहुंचने का टारगेट रखना है, अगर इस पे हो तो यहां तक पहुंचने का करना है, यहां पे हो तो यहां से ऊपर बढ़ने का टारगेट अचीव करना है। तो आपको स्पीड अपनी बढ़ानी है, नो मैटर आपका प्रेजेंट लेवल कैसा हो। ये आपके दिमाग में एक ये चीज होनी चाहिए। अब इसके लिए आप मॉक टेस्ट दो या रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, डजंट मैटर। सेकेंड चीज कि आपको अपनी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ानी है। एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने दोस्तों मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं सीजीएल के, और मैंने अल्टीमेटली ये एनालाइज किया कि अगर मेरी 90% से अच्छी ज्यादा ऊपर एक्यूरेसी रहती है, 95% एक्यूरेसी रहती है, तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। एक्यूरेसी का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग 2019 सीजीएल में देख चुके हैं कि अगर 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपका गलती हो जाता है तो आप बहुत नीचे चले जाते हो कंपटीशन में। अगर पेपर इजी आ गया तो एक्यूरेसी एक हैबिट है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टफ पेपर आया तब भी आपकी 95% या 90% एक्यूरेसी रही, और बहुत इजी पेपर आया तब भी आपकी 90-95% ही रही। तो वैसे में अगर पेपर इजी आ गया तो आप
बहुत पीछे जा सकते हैं। तो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कि एक एक्यूरेसी को मेंटेन करना है और उसको इंप्रूव भी कुछ हद तक करना है। और तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो है कि हमें अपना नॉलेज भी गेन करना है। कितना नॉलेज जरूरी है एक पर्टिकुलर पेपर में एटलीस्ट इतना स्कोर करने के लिए कि हमें एक 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल जाए, तो उतना नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। नॉलेज का इंपॉर्टेंस आज भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा। भले ही आजकल ऐसा पेपर थोड़ा सेट कर रहे हैं एसएससी वाले जिससे कि आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक नॉलेज के थ्रू भी अगर आप जाएंगे तो भी काफी अच्छा स्कोर आप करेंगे पेपर में। स्टिल ट्रिक्स वगैरह होते हैं, टेक्निक्स वगैरह होते हैं, क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करें, किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा पर्टिकुलर ट्रिक लगेगा, डीआई के क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा सेक्शन पहले मुझे अटेम्प्ट करना है अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, ये सब भी नॉलेज में ही आता है। सिर्फ आपका सिलेबस नॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिलेबस का ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इन छोटी छोटी चीजों को भी हम लोग नॉलेज के घेरे में ही रखते हैं और ये भी आपके पास होना चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है पेपर में। तो एक बात मैं आपको बताता हूं कि कोई भी एक रेगुलर बंदा जिसने सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, जो हम लोग बताते हैं कि उसने मॉक टेस्ट दिए थे रेगुलर, अच्छे खासे मॉक टेस्ट दिए, उसने प्रैक्टिस काफी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसने एक एक फॉर्मूले को याद रखा, ट्रिक याद करने की कोशिश की। एक एवरेज बंदा जो है वो अगर टियर 2 के पेपर में जाएगा तो वो कम से कम 85 से 90 क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में रहेगा जरूर, ये गारंटी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वो आराम से 85 से 90 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था जैसा पेपर आजकल आ रहा है। और अब पेपर सिंगल शिफ्ट में होता है तो जो स्तर है थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा कह सकते हैं कैलकुलेटिव हो गया है ज्यादा, इसलिए मैं 85 से 90 कह रहा हूं, ये 90 से 95 भी ये नंबर जा सकता था। लेकिन वो लड़का एक्चुअल में सॉल्व कितना करेगा पता है? 75 से 80 मैक्सिमम। वो क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उस ऑब्जेक्टिव्स के बीच में जो बैलेंस बनाने की जरूरत थी ना वो मेंटेन नहीं कर पाया। अब देखिए कि उसका कैपेसिटी था 85 क्वेश्चन सॉल्व करने के एक पर्टिकुलर पेपर में, लेकिन उसने सिर्फ 75 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया। ऐसा क्यों? वो जब मॉक देता था तो वो देखता था कि मैं तकरीबन 85 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, 85 से 90 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं हर मॉक्स में। तो उसका फोकस अब कंप्लीटली कहां हो गया पता है? उन 10 से 15 क्वेश्चंस में जिन क्वेश्चंस को वो नहीं कर पा रहा था कि यार कितना नॉलेज चाहिए इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका कंप्लीट फोकस वहां चला गया। उसका फोकस इस चीज से हट गया कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मेरी स्पीड कितनी है। एक ऐसी चीज की तरफ उसका इंक्लिनेशन हो गया जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर वो 85 क्वेश्चन भी नेट अच्छे से अटेम्प्ट कर देता तो भी उसका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो हमारा दिमाग ऐसा है ना, हम लोग हमेशा नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और अल्टीमेटली बात यह है दोस्तों कि जिसका मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन अगर बहुत अच्छा है, उसका सिलेक्शन सीजीएल में ना हो या उसका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमेशा हमें अपने बेसिक्स पे काम करना है ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो हमेशा पूरा होते रहे। अगर आप ध्यान से सोचें तो जो 3 ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए उसका वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इन्हीं 4 कैलकुलेशन टेक्निक्स या जो 4 हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन बोलते हैं, इन्हीं 4 ऑपरेशंस के थ्रू होके गुजरता है। तो कोई टीचर आपको कुछ भी बोल दे, कुछ भी पढ़ने के लिए बोल दे, कोई टॉपर आपको कितने भी अच्छे तरीके से एनालाइज करने बोल दे पेपर को, वो सब बाद की बात है। पहले आप लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो कि क्या इन 4 ऑपरेशंस को करने में मैं कंफर्टेबल हूं, क्या मुझे डर तो नहीं लग रहा है। ठीक है, स्पीड आपकी थोड़ी बहुत फिलहाल स्लो हो सकती है जो कि टाइम के साथ इंप्रूव होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि मेरे मन में एक ब्लॉकेज आ गया है कि कैलकुलेशन देखता हूं मुझे डर लगता है। इस सिचुएशन में तो आप नहीं है। तो इस चीज को आपको अश्योर करना है कि इस फेज से मैं ऊपर हो जाऊं। अब 2 इंपॉर्टेंट बातें बच गई। पहली बात दोस्तों, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही मेहनत कोई और भी बंदा कर रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि शायद आप में जो इंप्रूवमेंट है वो कम है, उसमें इंप्रूवमेंट ज्यादा है। डिपेंड करता है 2 चीजों पे। पहला कि शायद अगर वो नीचे स्तर पे होगा, जो लोग नीचे स्तर पे होते हैं उनकी इंप्रूवमेंट थोड़ी तेज होती है, एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा कि अगर उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी आपसे बेहतर है तो भी वो ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। मसलन कि अगर आपने 10 मार्क्स दिए, उसने भी 10 मार्क्स दिए, बट उसी 10 मार्क्स से उसने कुछ ऐसा सीख लिया कि आपको उन्हीं चीजों को सीखने में शायद आपको 20 से 25 मार्क्स लगेंगे, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी परेशान मत होइए। इस चीज को अगर आप समझ लोगे ना तो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे आप, कभी भी डिप्रेस नहीं होगे। आपको पता होगा कि मेरी लर्निंग कैपेबिलिटी इतनी है तो मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। तो उस लर्निंग कैपेबिलिटी की जो कमी है उसकी भरपाई आप कर सकते हैं अपने एफर्ट से, अपने हार्ड वर्क से। जो चीज उसने 10 मार्क्स अटेम्प्ट करके अचीव की थी, शायद आप 25 मार्क्स अटेम्प्ट करके करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फाइनल जो टॉपिक बच गया दोस्तों वो है एजुकेटर का, कि बेस्ट एजुकेटर कौन होगा हमारे लिए जिसका कोर्स हम लोग ले लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों मैंने पहले भी बात
बात केस के बारे में डिटेल्ड बात मैंने की थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो को, आप देख सकते हैं एजुकेटर के बारे में कि एजुकेटर का रोल बहुत ज़्यादा है नहीं। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है तो आप किसी का भी कोर्स ले सकते हैं जिसका भी बोलने का तरीका, समझाने का तरीका आपको पसंद है और उसका कोर्स आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस कवर कराने की गारंटी वो ले लेगा आपका एजुकेटर, लेकिन सिलेबस का रोल हार्डली 20% ही है। 80% आपका हार्डवर्क, प्रैक्टिस, रिवीजन आप कितना करते हो, मॉक टेस्ट कितना देते हो, कितने अच्छे से एनालाइज करते हो, कितना चीज दिमाग में रखते हो, कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो, इन चीजों पे होता है जो कि आपको एजुकेटर कभी नहीं सिखा सकता। तो जिससे भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली काम आपको करना है, अचीव आपको करना है, रिजल्ट आपका आएगा, सेलेक्ट आप होगी, नौकरी आपको लगेगी। तो जो एफर्ट है, जो डेडिकेशन है, वो भी आपको ही दिखाना पड़ेगा। आजकल क्या है कि एजुकेटर को ही बोलते हैं कि प्रैक्टिस बैच भी आप करा दो, क्रैश कोर्स भी आप करा दो, मतलब रिवाइज भी आप ही करा दो, प्रैक्टिस भी आप ही करा दो। मतलब ये तो कंप्लीटली हम लोग एक गलत डायरेक्शन में अपना एफर्ट कर रहे हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड आई होप कि Tier 2 के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। डेट का इंतजार मत करिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आप डेट के चक्कर में पीछे रह जाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।